लद्दाख में सेना के शौर्य के आगे निकला चीन का दम, बंकर तंबू उखाड़ भगा। बिहार की राजधानी पटना में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कसा तंज, भारतीय पीपी किट बना रहा था और वह भारतीयों के खिलाफ टूल किट। टेस्ट में फेल होने पर क्लास 3 के छात्र ने रची अपहरण की कहानी, जानिए कैसे हुआ खुलासा। 18-19 कंपनियां कोविड टीका तैयार करने में जुटी है, हर्षवर्धन बोले। इनमें से कई क्लिनिक और एडवांस स्टेज ट्रायल में है। सीएम नीतीश की चेतावनी, शराब के नशे में मिले तो बर्खास्त होंगे पुलिसकर्मी। कंगाली में आटा गिला, आर्थिक संकट में झेल रहे पाकिस्तान में चीनी 100 रुपए किलो, जानिए आटे का भाव। केसरी के एक्टर संदीप नाहर ने की खुदकुशी, फेसबुक पर वीडियो शेयर कर दी सुसाइड करने की धमकी। गजल के प्रति लोगों का प्यार कभी कम नहीं होने वाला है, पंकज उदास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को तमिलनाडु में करेंगे भाजपा का चुनावी शंखनाद। अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से जारी गतिरोध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पैंगोंग त्सो लेक इलाके से भारत और चीन सेनाएं पीछे हटने लगी है। सूत्रों की माने इस हफ्ते के आखिर तक पैंगोंग त्सो इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच तय समझौते के अनुसार भारतीय सेना फिंगर 3 तक हटेगी और चीनी सेना को फिंगर 8 तक पीछे हटना है। इस इलाके से चीनी सेना अपने बंकर और तंबू उखाड़कर वापस भी लौटने लगी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को चीन सेना ने लेक के उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से करीब खाली कर दिया है। वहां बनाई गई जेटी पट्टी, हेलीपैड तथा कुछ अन्य ढांचों को भी नष्ट कर दिया गया, जबकि पहले ही टैंक पीछे हट चुके हैं। 11 फरवरी को संसद में दिए अपने बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि झील के दोनों किनारों पर अप्रैल 2020 के बाद दोनों पक्षों ने संरचनाओं का निर्माण किया था। PLA ने बंकर पिलबॉक्स कैंप तैयार किए थे। उन्होंने कहा था कि ड्रैगन के साथ हुए समझौते में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है। भारत और चीन ने बड़ी संख्या में युद्धक टैंक, बख्तरबंद वाहन और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी वाहनों की तैनाती की थी। इसके बाद पिछले जून में गलवान घाटी में हुए एक हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ गया था। गलवान घाटी में 15 जून को हुए झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन अभी तक संघर्ष में मारे गए और घायल हुए अपने सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया। हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर हताहत होने की बात स्वीकार की थी। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के 35 सैनिक मारे गए थे। बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास इलाकों में सोमवार की रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके रात 9:23 बजे महसूस किए गए। पटना में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो वे अपने घरों से बाहर निकल आए। खबर के मिलने तक अभी तक कहीं से भी जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। भूकंप की तीव्रता 3.5 थी। दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पटना के आसपास का इलाका बताया जा रहा है। पटना में घरों से बाहर निकले लोगों ने बताया कि 2 से 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। वहीं पटना के कई इलाकों में सरस्वती पूजा की भी तैयारी में जुटे लोगों को इसकी कोई जानकारी ही नहीं मिली। पंडाल में मौजूद लोगों ने बताया कि हमें किसी भी तरह की कोई झटका नहीं लगा। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि मैं हर किसी की सुरक्षा की कामना करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित खुले स्थानों पर जाएं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के नजदीक सोमवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार यह भूकंप भारतीय समय अनुसार शाम 7:23 पर पोर्ट ब्लेयर से 258 किलोमीटर साउथ ईस्ट में आया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया था। धरती रात 10:31 पर हिली थी। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था। भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई गई थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS ने बताया था कि भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप रात 10:34 पर आया।
इसमें जान माल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। भूकंप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अनेक स्थानों पर लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप के डर से लोगों घरों से बाहर निकल आए। किसान आंदोलन से जुड़ी एक टूलकिट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर किए जाने का मामला काफी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा 21 वर्षीय युवती दिशा रवि को गिरफ्तार किए जाने के बाद एडवोकेट निकिता जेकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। वहीं दिशा को अरेस्ट किए जाने राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं, तो सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं से इसे जायज ठहरा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि जब भारत की दुनिया के लिए पीपीई किट बना रहा था तब वे भारतीयों के खिलाफ टूल किट बना रहे थे। शर्मनाक बात है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि अगर आयु आधार है तो फिर परमवीर चक्र से नवाजे गए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल 21 की भी उम्र में शहीद हुए थे। मैं किस पर गर्व करूं? टूलकिट के रूप में दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तो गर्व नहीं करूंगा। वहीं बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष ने ट्वीट किया कि 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता छात्रा क्या भारत को तोड़ने का वाली ताकतों का हिस्सा बनने के लिए ये खुफिया है? वह टूलकिट तक कैसे पहुंची? वह व्हाट्सएप पर भारत विरोध ग्रुप में शामिल क्यों हुई? ये कई सवाल हैं, लेकिन सिर्फ एक जवाब कि 21 साल। राहुल केजरीवाल समेत कई नेताओं ने हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिशा की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर साझा करते हुए ट्वीट किया है कि बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है, अब तक वो डरे हैं देश नहीं। उन्होंने कहा कि भारत खामोश नहीं होने वाला है। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी इसी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि डरते हैं बंदूकों वाले, एक निहत्थी लड़की से पहले है हिम्मत के उजाले। एक निहत्थी लड़की से वही आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अप्रत्याशित हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिशा की गिरफ्तारी की निंदा की और उसे तत्काल रिहा करने की मांग की। टूलकिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई और खुलासे। संयुक्त पुलिस आयुक्त साइबर प्रेमनाथ ने कहा कि वकील निकिता जेकब और इंजीनियर शांतनु ने खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन PFJ द्वारा ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से आयोजित एक बैठक में भी भाग लिया था। उन्होंने कहा है कि जेकब की भी टूलकिट दस्तावेज बनाने वालों में से एक था। अधिकारियों ने बताया कि इन तीनों ने टूलकिट बनाई और इसे अन्य को भेजा। पुलिस ने दावा किया है कि बेंगलुरु से शनिवार को गिरफ्तार की गई दिशा 21 ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट भेजी थी। टूलकिट में ट्विटर के जरिए किसी अभियान को ट्रेड कराने से संबंधित दिशा निर्देश और सामग्री होती है। नाथ ने कहा कि दिशा, शांतनु और निकिता ने टूलकिट का निर्माण और संपादन किया। दिशा ने इस टेलीग्राम ऐप के जरिए ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट भेजी। उत्तर प्रदेश के संभल के ट्यूशन के टेस्ट में फेल होने पर डांट से डरे कक्षा 3 के एक छात्र ने ऐसी कहानी गढ़ी कि पुलिस वाले भी चकरा गए। पुलिस को गुमराह करते हुए उसने खुद को बिलारी का बताया। साथ ही दावा किया कि ट्यूशन से लौटते समय उसे 2 लोगों ने वैन से उठा लिया और नशा सुंघाकर अपने साथ ले गए। बताया कि चंदोसी में रेलवे फाटक बंद होने पर अगवा करने वाले उसे छोड़कर भाग गए। पुलिस पहले तो कहानी को सच मानकर उलझी रही, लेकिन जल्द ही सवालों की बौछार में बच्चे ने सच उगल दिया। कोतवाली पुलिस ने बालक को परिजनों के साथ सुपुर्द कर दिया है। नगर के बदायूं रोड स्थित बेहतरी रेलवे फाटक से निकट ITI के पास सोमवार की सुबह करीब 11 बजे 8 वर्षीय एक बालक स्थानीय दुकानदार ओमपाल की दुकान पर पहुंचा और 10 रुपये मांगे। शक होने पर उसने पूछताछ की तो बालक ने खुद को उत्कर्ष राठी बताया और कहा कि वह फल बाजार बिलारी का रहने वाला है। वह चंदोसी के एक स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ता है। बिलारी में घर के पास ट्यूशन पढ़कर लौटते समय उसे वैन में
सवार 2 लोगों ने उठा लिया और रुमाल से नशा सूंघा दिया। बेहतरी रेलवे फाटक बंद होने के कारण बदमाश उसे छोड़कर भाग गए। उस समय उसे होश आ गया। बच्चे के मुंह से अपहरण की कहानी सुनकर ओमपाल के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। कुछ ही देर में पहुंची पुलिस उसे लेकर कोतवाली पहुंची। पुलिस ने बच्चे से घुमा फिरा कर कई सवाल पूछे तो उसने सच उगल दिया। बताया कि वह चंदोसी की शक्ति नगर कॉलोनी का रहने वाला है। घर के पास ही ट्यूशन पढ़ता है। हिंदी की टेस्ट में फेल होने के कारण वह काफ़ी डर गया था। टीचर ने इसकी जानकारी भी घर वालों को दे दी थी। इससे डरकर उसने झूठी कहानी गढ़ दी। पुलिस ने आश्वस्त होने के बाद बच्चे को घर पहुंचा दिया। पुलिस को गुमराह करने को बताया गया मामा का घर का पता। अपहरण की झूठी कहानी रचने के मामले में कक्षा 3 के बच्चे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने शक्ति नगर स्थित घर का पता नहीं बताया। उसने अपने नाम के साथ पिता राहुल के नाम के स्थान पर मामा रिंकू राठी निवासी फल बाजार बिलारी जीरा मुरादाबाद का पता बता दिया। पुलिस की पूछताछ के बाद छात्र ने अपने पिता का नाम बताया और शक्ति नगर का पता बताया तो पुलिस परिजनों तक पहुंच सकी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से छात्रों को तलाश कर रहे थे परिजन। चंदोसी छात्र के पिता ने पुलिस को बताया कि ट्यूशन पढ़ने के बाद जब बेटा काफ़ी देर तक घर तक नहीं पहुंचा तो वह ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के घर पहुंचे तो वहां बच्चा नहीं था, जिससे वह तलाश में निकल गए। कचहरी रोड और बहजोई रोड पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की छानबीन की। सीसीटीवी में बच्चा कचहरी के पास तक आते देखा गया था। कक्षा 3 के छात्र के अपहरण की कहानी झूठी निकली। टेस्ट में फेल होने पर परिजनों की फटकार के भय से छात्र ने घर जाने से डर रहा था। छात्र को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा है कि कोविड-19 के टीके तैयार करने में 18 से 19 टीका कंपनियां जुटी है और वे नैदानिक परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगले 2-3 हफ्तों में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 टीकों को लेकर 18 से 20 कंपनियां प्रयासरत है। वे परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। उन्होंने कहा है कि भारत 20 से 25 देशों को टीकों की आपूर्ति करे। हर्षवर्धन ने टीकों से संबंधित अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि सार्वजनिक टीके सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 7 दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड-19 के कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 21 जिलों में 21 दिनों से कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधित उचित व्यवहार का पालन करने की आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण है कि कोविड संबंधित उचित व्यवहार का पालन करते रहें, जिसे मैं वास्तविक टीकों के साथ सामाजिक टीका करता हूँ। भारत ने देश में आपातकालीन उपयोग के लिए भारत बायोटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित टीकों की मंजूरी दी है। बिहार में यदि कोई पुलिसकर्मी शराब पीते पकड़े जाएंगे तो उन्हें तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत सोमवार को 2 टूक निर्देश दिए हैं कि पुलिसकर्मियों ने शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली है। इसलिए कोई पुलिसकर्मी शराब पीते पकड़े जाए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उन्हें तत्काल बर्खास्त करें। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी चौकीदारों को स्थानीय स्तर पर एक चीज की जानकारी होती है, इसलिए गड़बड़ी पाए जाने पर ऐसे चौकीदार पर भी सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सोमवार को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए। यह भी निर्देश दिया कि सीमावर्ती इलाकों में संगम जांच कराए और गड़बड़ी मिलने पर स्थानीय प्रशासन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के पूर्व शराब का धंधा करने वाले लोग अब क्या कर रहे हैं, उन्हें इसके विषय में भी जानकारी एकत्रित करें। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे, इस दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम नीतीश ने कहा है कि शराब का अवैध धंधा करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों को सजा भी दी जा रही है। किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, कितनी सजा मिली, इन सूचनाओं को प्रसारित करें ताकि गड़बड़ी करने वाले में भय पैदा हो। वर्ष 2017 में ही बिजली के खंभों पर टेलीफोन नंबर लिखवा दिया गया था ताकि गड़बड़ी करने वालों की सूचना स्थानीय लोग दे सके। दूरभाष के माध्यम से
अगर बार बार किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिल रही है और छापेमारी के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं पाई जा रही है तो ऐसे मामलों में भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तहकीकात करें। कंगाली में आटा गीला, पाकिस्तान के लिए कहावत इन दिनों सटीक है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में महंगाई फिर 7वें आसमान पर पहुंच गई है। भारत में पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से लोगों ने गाड़ियों की टंकी फुल नहीं करा पा रहे हैं तो पाकिस्तान में पेट भर खाना खाना मुहाल हो गया है। पड़ोसी मुल्क में चीनी 100 रुपये किलो तक बिक रहा है तो आटे का भाव 68 रुपये किलो हो गया है। पिछले एक सप्ताह में भाव 68 रुपये किलो हो गया। पिछले एक सप्ताह में आटे की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की दुनिया न्यूज की एक खबर के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 20 किलो आटे का बैग 366 रुपये महंगा हो गया है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि एक सप्ताह में आटे की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है और सियालकोट में इसकी कीमत 366 रुपये बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आटा सबसे अधिक हैदराबाद और कराची में महंगा है, जहां 20 किलो के बैग की कीमत क्रमशः 1360 रुपये और 1320 रुपये है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान और पेशावर और लरकाना में चीनी की कीमत एक सप्ताह 5 रुपये किलो बढ़ी है तो फैसलाबाद, सरगोदा, सुक्कर और बहालपुर में 4 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। रावलपिंडी और पेशावर में चीनी की कीमत की सर्वाधिक 100 रुपये किलो की है। इसके अलावा तेल, घी और सब्जी की कीमत में काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कि पहले से ही गरीब देश पाकिस्तान को कोरोना वायरस महामारी ने कंगाल कर दिया है। जहां इमरान खान की सरकार दुनिया से कर्ज लेकर किसी तरह काम चला रही है तो यहां महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीज़ें आम लोगों के बजट से बाहर हो रही है। एक्टर संदीप नाहर ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि संदीप के मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने आवास में कथित तौर पर सुसाइड किया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। संदीप MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केसरी जैसी फिल्मों में और कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। संदीप नाहर ने आज फेसबुक पर अपना वीडियो बनाकर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी और हालात से तंग आ चुके हैं। वीडियो में संदीप नाहर कहते हैं कि मुझे आपने कई फिल्मों में देखा होगा। MS धोनी में मैंने छोटू भैया का किरदार निभाया था। आज यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम चल रही है। मैं दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं हूँ और इसकी वजह मेरी पत्नी कंचन शर्मा है। 1.5-2 साल से मैं ट्रोमा से गुजर रहा हूँ। मेरी पत्नी को समझा कर थक चुका हूँ। 365 दिन लड़ना, हर रोज सुसाइड की बात करना। वह कहती है कि मैं मर जाऊंगी और तुझे फांसी फंसा दूंगी। मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरी फैमिली को गाली देती है, मेरी माँ को गाली देती है। मैं उसके सामने घर वालों से फ़ोन पे बात नहीं कर पाता हूँ। मेरा नाम किसी से भी जोड़ देती है। मुझ पर बहुत शक करती है। शक का कोई इलाज नहीं है। हर समय लड़ती है। पिछले दिनों घर से भाग गई थी। मैं फिर ढूंढने लगा। इसकी माँ इसके साथ देती है, केस करने की धमकी देती है। वीडियो शेयर करते हुए संदीप ने लिखा है, हैज़ सुसाइड हैज़ नॉट। अब जीने की इच्छा नहीं रही। लाइफ में काफ़ी सुख दुख देखे, हर प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन आज मैं जिस ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ वो बर्दाश्त से बाहर है। मैं जानता हूँ कि सुसाइड करना कायरता है, मुझे भी जीना था, लेकिन ऐसा जीना का क्या फ़ायदा जहाँ सुकून और सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। मेरी पत्नी कंचन शर्मा और उसकी माँ विष्णु शर्मा, जिन्होंने मुझे नहीं समझा और न समझने की कोशिश की कि मेरी वाइफ हाइपर नेचर की है, उनकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी अलग है, जो बिल्कुल में मैच नहीं करती। संदीप ने आगे लिखा, रोज़ के क्लेश की सुबह शाम बस क्लेश, मेरी अब यह सहने की शक्ति नहीं है। इसमें कंचन की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है कि उसे जब सब नॉर्मल लगता है, लेकिन मेरे लिए ये सब नॉर्मल नहीं है। मैं मुंबई में कई सालों से हूँ, बहुत बुरा टाइम भी देखा, लेकिन कभी टूटा नहीं। गजल सिंगर पंकज उधास की आवाज़ का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। पंकज पिछले 41 सालों से अपनी गज़ल के माध्यम से लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं।
उनका मानना है कि समय कितना भी क्यों न बदल जाए, लेकिन गजल के प्रति लोगों का प्यार कभी कम नहीं होने वाला है। लखनऊ में पंकज उदास ने कोरोना काल के बीच पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मेरी हमेशा से मानना रहा है कि आपको समय के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वर्तमान में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन डिजिटल माध्यम है। इसके जरिए मैं गज़ल और कविता के बारे में कई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो मेरे मन में है। पंकज उदास थिएटर पर आर्टिस्ट सलीम आरिफ के साथ मिलकर म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं मिर्जा गालिब को लेकर एक प्रोग्राम पर काम कर रहा हूं। इसका फोकस उन पर होगा, लेकिन जैसा कि हम एपिक सीरियल में देखते आए हैं, उससे यह अलग होगा। अगले महीने से श्रोताओं को न्यू सिंगर सुनने को मिलेंगे, जिसमें उन्हें गाना कंपोजिशन, लिरिक्स और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा, समय के अनुसार म्यूजिक ने कई आयामों को बदला दिया और यह परिवर्तन मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और साउंड डिज़ाइन के कारण हुआ है। लेकिन गज़ल को लेकर अच्छी बात यह है कि इसका मूल घटक नहीं बदला है। यहाँ तक कि अभी भी जब लोग थके होते हैं, उन्हें शांति और एकांत गज़लों में ही मिलती है। पंकज उदास का कहना है कि 80 से 90 की गज़लें आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, म्यूजिक मनोरंजन का सबसे बड़ा सोर्स था, क्योंकि केवल टीवी बाद में आया था और इंटरनेट भी नहीं था। हमें श्रोताओं का पूरा ध्यान मिलता था, म्यूज़िक प्रेमी श्रोताओं का पूरा ध्यान मिलता था और म्यूज़िक प्रेमी कैसेट का इंतजार करते थे। आज हमारे पास सभी गाने इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है म्यूज़िक के लिए समय नहीं है। वे अब उतना म्यूज़िक नहीं सुनते हैं जितना पहले सुना करते थे। श्रोताओं का पैशंस और अटेंशन पहले की तरह नहीं रहा। शायद ऐसा बिजी लाइफस्टाइल और जॉब के कारण हो। पंकज उदास ने कहा है कि फिल्मों में गाए हुए मेरे गाने हमेशा डिमांड में रहे हैं, लेकिन अच्छा तब लगता है जब यंगस्ट मेरे पास आकर दीवारों से मिलकर रोना एक तरफ, उसका घर और आप जिनके करीब होते हैं गाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। गज़लों के लिए लोगों का प्यार कभी कम नहीं होगा। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के 12 जिलों के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी की कार्य समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसभा के स्थान और समय की जानकारी जल्द ही घोषित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने रविवार को तमिलनाडु का दौरा किया था और स्वदेशी निर्मित अर्जुन टैंक सेना को सौंप दिया। इसके अलावा उन्होंने कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की तो कई रेल सहित विभिन्न क्षेत्र की परियोजनाओं को उन्होंने शिलान्यास भी किया। मुरुगन ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 21 फरवरी को राज्य का दौरा करेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा बाजुमो के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राज्य की सत्ताधारी ऑल इंडियन अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गन AIADMK के साथ आगामी सवाल पर मुरुगन ने कहा है कि हाल ही में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य के अपने दौरे में इस बारे में पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सीटों को तालमेल कर लिया जाएगा और विधानसभा में भाजपा के प्रतिनिधियों की संख्या दहाई अंकों में होगी। राज्य की 234 सदस्य विधानसभा में भाजपा का एक भी सदस्य नहीं है। ज्ञात हो कि पिछले महीने नड्डा ने तमिलनाडु का दौरा किया था और कहा था कि राज्य में भाजपा अन्नद्रमुक के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अन्नद्रमुक के साथ किया था। राज्य विधानसभा के चुनाव अप्रैल मई में होने हैं।